नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम लोग की जो सामान्य गणित की कक्षाएं चल रही थी, जिसको हम लोग जनरल मैथ कहते हैं, इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो त्रिभुज और त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, इसको हम लोगों ने कंप्लीट क्या किया। 2 लेक्चर हो गए। आज हम लोग थोड़ा सा पार्ट देखेंगे, उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फाइनली प्रैक्टिस करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो समांतर चतुर्भुज है उस समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोगों ने त्रिभुज के बारे में क्या देखा, हम लोगों ने त्रिभुज की परिभाषा देखी, ठीक है। इनसे संबंधित अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग माध्यिका देखी, अंतःकोण, लंब के, त्रिभुज की विशेषताएं, जो इतने प्रमुख बिंदु थे, इन बिंदुओं के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने क्या देखा था, मध्य बिंदु थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज उसके आगे हम लोग देखेंगे एक टॉपिक क्या है, एक टॉपिक समझिए छोटा सा आपका, सर्वांग समता। ठीक है, सर्वांग समता के बारे में आज हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस सर्वांग समता का प्रयोग करके हम लोग जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। देखिए, सर्वांग समता, इस सर्वांग समता का प्रयोग हम लोग त्रिभुज में करेंगे और यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। ठीक है, सर्वांग, सर्व अंग, समता मतलब समान, जो होगा वो सभी अंग क्या होंगे आपके समान होंगे। तो आगे चलिए हम लोग देखिए बात करते हैं और जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सर्वांग समता के लिए 3 नियम हैं, उन 3 नियमों को हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे जैसे सर्वांग सम होने के लिए, ठीक है, सबसे पहले देखिए जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, ABC। अब एक ऐसा हम त्रिभुज बनाए जो सर्वांग सम होगा, मतलब अभी कुल मिला के समझिए कि ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज इसको पूरी तरीके से ढक ले। जैसे मान लीजिए ABC है और ये DE और F। सर्वांग सम क्या होगा, क्योंकि आप देखेंगे इसको अगर उसके ऊपर उठा के रख दिया जाए तो ये इसको ढक लेगा। अब सर्वांग समता के लिए नियम क्या होते हैं उसको देख लेंगे। पहले बात तो क्या, 3 नियम देखेंगे, एंगल शुड बी इक्वल, ठीक है। यानी अगर आपका कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, तो जो एंगल एक त्रिभुज में दिया हुआ है, अगर वही एंगल आपके दूसरे त्रिभुज में मिलता है तो इससे क्या होगा कि जो आपके दूसरा त्रिभुज होगा वो सर्वांग सम होगी, ठीक है। यानी कि जो एंगल है, एंगल शुड बी इक्वल, यानी त्रिभुज के जो तीनों एंगल हैं वो आपके बराबर होने चाहिए। अगला जो होता है साइड, ठीक है, यानी जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो आपके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसके आगे बात करते हैं, एक में क्या होगा, साइड एंगल और साइड, यानी आपके एक त्रिभुज दिया हुआ जिसमें अगर दूसरे तुलना करते हैं तो उसमें अगर आपका साइड एंगल और साइड ये बराबर होगा तो जो त्रिभुज होगा वो आपके
सर्वांसम कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये थे आज जो हमारे पूरे त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आज हमारा तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, लिख रखे हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 a² होता है। ठीक है, ये जान लीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज है वहां पर समबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में आपको देखना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर जो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ इस प्रकार दिया गया है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8√3 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल और परिमाप में क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 a²। ठीक है, देखिए निकालना क्या है आपको, उसके क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिए, क्षेत्रफल अपान परिमाप, इसका अनुपात। ठीक है, अब क्षेत्रफल की अगर हम बात करें √3/4 a² की अगर बात करते हैं तो 8√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू, ठीक है, 64 इंटू 3 यानी 48√3 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो बहुत स्लो लग रही है तो वीडियो को आप स्पीड में बढ़ाकर देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगर देखिए त्रिभुज की परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप क्या होता है, कुछ भी लिखा हुआ हो तो परिमाप मतलब होता है जो उसकी बाहरी भुजाएं होती हैं, उस बाहरी भुजा के योग को हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर त्रिभुज का हम लोग निर्माण करते हैं, देखिए समबाहु है यानी इसकी सभी भुजाएं मान लीजिए बराबर है, मान क्या लीजिए होती है सभी भुजाएं बराबर, तो इसकी एक भुजा दिया हुआ 8√3, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 8√3 यानी ये आपका हो जाएगा 24√3। अब देखिए अनुपात किसका हुआ, क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात। तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, पहले देखिए कभी कभी जो कंफ्यूजन ये हो जाती है कि हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप में कंफ्यूज हो जाते हैं, परिमाप को ऊपर लिख देते हैं, क्षेत्रफल को नीचे लिख देते हैं, तो इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करिएगा। तो क्षेत्रफल अपान परिमाप की बात करेंगे तो 48√3 अपान 24√3 यानी इस √3 से ये √3 कट जाएगा, 24 दूना 48, यानी जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा। ठीक है, आप लोग चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे। यहीं पर अगर समद्विबाहु दिया जाए तो √3/4, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल होता है √3/4। ठीक है, चलिए इसको हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही देखिए, बहुत कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा इतनी दी है, उसके क्षेत्रफल परिमाप में अनुपात ये होगा, क्षेत्रफल अपान परिमाप हमने ये लिख दिया, पहले मैंने क्षेत्रफल निकाला फिर फाइनली परिमाप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सॉल्यूशन नहीं कुछ क्वेश्चन देख रहा था, लेकिन क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है, देखेंगे अब इसमें क्या दिया हुआ है, AB = 5 सेंटीमीटर, BC = 12 सेंटीमीटर और AC = 13 सेंटीमीटर। अब देखिए जब आपको त्रिभुज को तीनों भुजाएं निकालनी हो तो आप लोग देखा होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्या होगा, S - A S - B और S - C। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, S को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। अब देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हम लोग अर्ध परिमाप की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, परिमाप का आधा। कुछ लोग कभी कभी क्या गलती कर जाते हैं, अर्ध परिमाप में क्या करते हैं, मान लीजिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग
ठीक है। अपान में क्या कर देते हैं, अपान में 3 कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान में अर्ध का मतलब आधा होता है, तो आप हमेशा यहाँ पर 2 ही करिएगा। कभी कभी जल्दबाजी में कुछ लोग यहाँ पर 3 कर जाते हैं, हमको ऐसा नहीं करना, यहाँ पर आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 5 + 12 + 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो 7 3 10, 10 के 0, 5 1 1 2 1 3, यानी क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। अब आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम लोग जिसको क्षेत्रफल है वो निकालना रहेगा। तो क्षेत्रफल में वो क्या करना है, हम लोगों ने अर्ध परिमाप निकाल लिया है। तो क्षेत्रफल में क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ 15 - a यानी 15 - 5। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर 15 - 12, ये आपका हो जाएगा 15 - 13। ठीक है, तो चलिए, ये आपका 15 हो गया, इंटू यहाँ पर 10 हो जाएगा, इंटू यहाँ 13 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, ये आपका 150 हो जाएगा, 150 दूना 300 इंटू यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 3 कर लेंगे, तो टोटल आपका ये 900 हो जाएगा, यानी 900 मतलब 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, जो आपके लेखपाल की परीक्षा होगी, उन परीक्षाओं में जो प्रश्न का पहले बात तो नेचर और जो स्तर रहेगा वो लगभग इसी के बराबर रहेगा। और जो ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं पूछे आपके गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आएगी। यहाँ पर 12 नहीं होगा, ठीक है, 12 ही होगा, लेकिन यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन ये आपका है, पहले क्वेश्चन लोग पढ़ लेते हैं। इसलिए देखिए, मैंने क्वेश्चन को पहले लिख लिया है कि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और आपके सामने जब क्वेश्चन रहेगा तब ठीक भी रहेगा। आप लोग क्वेश्चन को देखिए, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। किसी जो ट्रायंगल है पी क्यू आर में P बराबर 120 और PQ बराबर QR, तो Q और R का मान कितना होगा, Q और R का मान कितना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये मान लीजिए आपका ट्रायंगल है, ठीक है, PQR। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, 120 दे दिया। ठीक है, आप ध्यान देंगे, और बताया क्या है कि PQ और QR ये और ये बराबर है, यानी जाहिर सी बात है कि जब ये और ये बराबर, यानी इसके सामने का कोण भी बराबर होगा और इस भुजा के सामने का कोण जो ये होगा ये बराबर होगा। आप जानते हैं कि जो त्रिभुज होती है, त्रिभुज की त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। देखेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। ठीक है, अब देखिए, एक आपको कोण दे दिया है, सॉरी, तीनों भुजाओं का योग, क्या दिमाग नहीं काम करता, तो देखिएगा, तीनों कोणों का योग जो होगा वो आपके 180 होगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना, अब एक कोण उन्होंने 120 दे दिया है, यानी 180 माइनस 120, ये आपका 60 बचा। अब देखिए, जब दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि जो कोण होंगे, अब 2 भुजा बच रही तो कोण को भी बराबर होंगे, यानी कि इसको हम सिंपली 2 से डिवाइड कर देंगे। इस कंडीशन में ये आपका क्या होगा, 30 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका 30 हो जाएगा, यानी एंगल Q बराबर एंगल R बराबर 60/2, यानी ठीक है।
यहाँ तक चीज आपको समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन, उस चौथे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई और एफ हैं, तो डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी जो आपको बताना है, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अपान त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ इसके बारे में बताइए। चलिए देखिए, आपको मैंने जब माध्यिका पढ़ाया था तो माध्यिका में मैंने आपको क्या कहते हैं, एक प्रॉपर्टी बताई थी माध्यिका की, कि मान लीजिए माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका के जो मध्य बिंदु होता है उस मध्य बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। ध्यान देंगे, जैसे ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है और ये मध्य बिंदु, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। और जो 4 ट्रायंगल का जो अनुपात होता है क्षेत्रफलों का 1:1:1:1 होता है। और इसी से हमको क्या करना है, इसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन को आगे लगाते हुए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जो ये त्रिभुज आपका ए बी और सी है। अब इसके मध्य बिंदु क्या है, डी ई एफ, डी ई और एफ, इसके आपके मध्य बिंदु। तो पूछा क्या है कि डी ई एफ का क्षेत्रफल, ठीक है, डी ई एफ ये क्षेत्रफल और ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल क्या अनुपात होगा। तो देखिए, जब आपको मालूम इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो 1 होगा, अगर हम लोग बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और टोटल एबीसी की बात करेंगे तो इस एबीसी में आपके कितने 1 2 3 4 त्रिभुज आते हैं, यानी जो इसका रेशियो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और यही इसका क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थे आज के हमारे 4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी देखिए बहुत ज्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। अभी जो मेरा मेन मोटिव है, हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट करने के बाद में और भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तब तक यदि आपके पास में क्या कहते हैं कि कौन सी बुक है हमारे पास में, हाँ देखिए देखभाल की घटना चक्र की बुक है, जहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास हम लोग कंटिन्यू अभी आगे करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस में आपको चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के बारे में भी सिलेबस में वर्णन है। तो आज हम लोग चतुर्भुज देखेंगे और उसके बाद में हम लोग समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। और फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पर वाइंड अप कर देंगे। फिर कल इसी प्रकार से 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे। यानी आपकी जो 30 मिनट से 35 मिनट की क्लास होगी, उस 30 मिनट से 35 मिनट की क्लास में हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले तो चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि वास्तव में चतुर्भुज क्या होता है। और पहले हम लोग क्या करेंगे, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं चतुर्भुज क्या है। ठीक है, ऐसे ही 5-6 क्वेश्चन पर डे लगवाए जाएंगे। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 30 मिनट की क्लास में। देखिए अभी क्या है, आप ये मान के जो आपका गणित वाला जो पोर्शन है, उस गणित के पोर्शन में आपको ज्यादातर थ्योरी देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर थ्योरी पर आपका कमांड हो जाएगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जैसे कि मैंने अभी माध्यिका वाला क्वेश्चन आपको लगवाया है, यदि उस माध्यिका वाले क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं, लगा तो लेंगे, लेकिन क्या उस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपके पास में कॉन्सेप्ट का होना बहुत जरूरी है। चलिए तो आगे हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में हम लोग क्वेश्चंस लगाते चलेंगे। क्योंकि चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के अंतर्गत समांतर चतुर्भुज, आयत, समलंब, वर्ग, ये सब चीजें आपकी दी हुई है। तो चलिए बात करते हैं चतुर्भुज। देखिए आपको मालूम होगा, जिस प्रकार हम लोग त्रिभुज बताया था, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए अब देखिए चतुर्भुज, पहले हम लोग चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालेगा कुछ फार्मूला होता है, उस क्षेत्रफल से निकालने के फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे ठीक है। ये आपका मान लीजिए चतुर्भुज है, परिभाषा में वही आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए होंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए चतुर्भुज के मान लीजिए आपके दो विकर्ण दिए हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे D1 और D2, ठीक है। मान लीजिए आपका ये D1 है और यहाँ पर D2 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, जो ये D1 और D2 है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एंगल पे है, मान लीजिए ये θ1 है और ये आपका θ2 है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपसे जब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछेगा तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, लिख लीजिए। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा हाफ D1 D2 साइन θ1, हाफ D1 D2 साइन θ1, हाफ मान लीजिए आपको θ1 दिया होगा तो यहाँ पर θ1 लिखेंगे और θ2 दिया होगा तो θ2 D1 D2 साइन θ2। इन फार्मूले से अब क्या होगा, तो चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगला देखते हैं, कभी कभी आपसे क्या होता है, जो चतुर्भुज की साइड्स होती हैं उन साइड्स को दे दिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसके पहले त्रिभुज के फार्मूले में रख के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था, इसी प्रकार चतुर्भुज में भी एक फार्मूला होता है। जब आपको साइड्स दी होती हैं उस साइड्स के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखेंगे इसी से जो आपके जितने भी वर्ग हैं, आयत हैं, ठीक है, वो भी चतुर्भुज के प्रकार ही होते हैं, इसी फार्मूले से निकलते हैं। When ठीक है, देखिए इसका जो फार्मूला होता है अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और s माइनस डी। यहां पर होगा आपका ठीक है। यहाँ पर देखिए s क्या होगा, जहां पर अभी हमने देखा था s यहाँ पर भी अर्ध परिमाप ही होगा, लेकिन त्रिभुज में क्या था, त्रिभुज में 3 भुजाएं हुआ करती थी। यहाँ पर आप चतुर्भुज में देख रहे हैं 4 भुजाएं होंगी। तो यहाँ जो s बराबर होगा वो आपका a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए आप जो आपका सम चतुर्भुज जो आपके सिलेबस है उस सिलेबस में आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। तो जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज होती है उस समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये तो मैंने आपको नॉर्मल फार्मूला बताया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज से स्टार्टिंग करेंगे। इसको इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। अब देखिए समांतर चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ा, अगर आप इसको विच्छेद करें सम प्लस अंतर, यानी जाहिर सी बात है कि जो इसकी सबसे पहली बात जो होगी, जो आमने सामने की भुजाएं होंगी, विपरीत भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, ठीक है। यानी इसमें इसकी अगर परिभाषा के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें, यानी विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर होती। देखिए समांतर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपने दो कोई रेखा खींची, ठीक है, तो ये दो रेखा इनके बीच की दूरी, मान लीजिए कोई पॉइंट है ए हो गया और ये मान लीजिए बी हो गया,
ये C हो गया और ये D हो गया। इसको हम अनंत तक खींच देंगे, लेकिन जो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, ये होता है जब बराबर होगी तो जाहिर बात है कहीं पर भी मिलेंगे नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर। तो इसमें क्या होगा, जो क्या कहते हैं विपरीत भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी और समांतर होंगी, यानी कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये A B C और D। अब देखिए इसकी कुछ अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे आपको मालूम है कि जैसे मैंने ये बताया, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे इसमें क्या होगा, ये आपके 4 एंगल भी होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इसको मान लेते हैं एंगल A, एंगल B, ये A हो गया, ये B हो गया, अब C होगा ये, और आपके D होगा। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज होगा, जो ये 2 एंगल होंगे वो आपके क्या होंगे, 180 बराबर हो। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ये एक लाइन खींची, ठीक है, तो अब देखिए समांतर, तो यानी ये वाला एंगल और जस्ट ये देखिए ये एंगल ये हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये होगा। इस कंडीशन में ये एंगल और जो ये एंगल होता है, इन दोनों का योग क्या होता है, आपके कोई भी 2 लीजिए, उस क्या होता है, आपके क्या होता है, 180 होता है। यानी इस कंडीशन में आप देखेंगे एंगल A प्लस B, इसी प्रकार से एंगल C प्लस एंगल D, ठीक है, ये कर सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D, और इसी प्रकार से एंगल A प्लस एंगल C भी आपके क्या होगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होती है, इसको कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो विकर्ण क्या होता है, अगर इसके विकर्ण की बात हम लोग करते हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज होगा, इसमें जो विकर्ण होंगे वो आपको एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते। देखिए अभी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ बोरिंग लग रहा हो, जब हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़े थे हम लोगों को भी बोरिंग लगा था, लेकिन जब इसका यूज आपके सामने आएगा तो वास्तव में लगेगा कि नहीं, आपका क्वेश्चन लगाना तो जरूरी है ही है, लेकिन साथ में थ्योरी, जो आपके थ्योरीज या थ्योरम जो भी कहिए, इनका भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये मालूम ही नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन लगा ही नहीं पाएंगे। और मैं आपको बता दूं ईमानदारी के साथ, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हैं, तो आपको जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो इसी पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे, और यही पार्ट आपके अगर अच्छा हो गया तो आप समझिए कि औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते। ठीक है, तो अब देखिए ज्यादा क्लास लंबी ना हो, मैंने आपको बताया जो हमारी क्लास होगी वो 25 से 30 मिनट की होगी, क्योंकि ज्यादा वैसे भी आप लोग ज्यादा नहीं देखते हैं, तो हम ये चाह रहे हैं छोटी छोटी क्लास के माध्यम से चीजों को अच्छी तरीके से कराया जाए। आज जैसे मैंने आपको 4-5 प्रश्न लगवाए हैं, फिर कल इसी प्रकार 4-5 प्रश्न आपको और लगवा दिए जाएंगे त्रिभुज से। अब ये मान लीजिए जब तक ये आपका जो समांतर चतुर्भुज वाला सेक्शन है चलता रहेगा, उसी ड्यूरेशन में हम लोग त्रिभुज वाले भी क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, जिससे कि आपको एक फ्लो बना रहा है। कुछ थ्योरी पार्ट करेंगे, कुछ क्या कहते हैं आपके प्रश्न वाले भी पार्ट करेंगे, जिससे कि आप प्रॉपर एक कॉम्बिनेशन बना रहे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को आप लोगों ने लास्ट तक देखा, इसके लिए हम आपको बहुत आभार व्यक्त करते हैं, और आशा ही नहीं पूरा विश्वास होगा कि क्लास आपको समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह जाती है या कुछ बताने में गलती हो जाती है, तो आप उसको, अगर लगता है कि वास्तव में गलत है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो हमारी टीम है, हमारी टीम द्वारा उसका सुधार कर लिया जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दिया जाएगा।
ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी मुझे हम लोगों को मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।